हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का जो है कि चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। और आपने जो है कि स्क्रीन पर देखा होगा कि इस चैप्टर से जो है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में 3 प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो है कि थ्योरी और एमसीक्यूज को कंप्लीट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले उन 3 प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि प्रूफ के साथ, जो कि इस चैप्टर से आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो कि फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई के एग्ज़ाम में टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सूखी बर्फ़ क्या है? तो सूखी बर्फ़ है फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रूफ के साथ हम लोग देख लेते हैं कि इसी चैप्टर से ये कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। देखिए, मैं 38 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि जो है कि आपकी जो है कि समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिएगा, ये 38 नंबर का प्रश्न आपके जो है कि इसी चैप्टर से पूछा गया था। सूखी बर्फ है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो है कि आपने प्रूफ देख लिया। देखिए, ये जो है कि इसी चैप्टर से है। और यहाँ पर जो है कि आपको ये चैप्टर भी दिख रहा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये जो है कि देखिए, क्लास नाइन्थ हो या क्लास टेंथ हो, साइंस की दोनों इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के जो है कि सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। और सभी जो है कि चैप्टर से प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आपने पहला प्रश्न तो देख लिया। यहाँ पर देखिए, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले पेपर में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। यहाँ पर 141 नंबर का प्रश्न देखिए, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से जो है कि गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि सीधे ठोस से गैस में बदलती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया फ्रेंड्स कहलाती है ऊर्ध्वपातन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स वहीं से ही ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल वहीं से, उसी के जो है कि बगल में यहाँ पर ऊपर में जो पेज आपको दिखाया था, देखिए हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ पर देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, और इसके जो है कि इसी वाले पेज पे इसी चैप्टर में यहाँ पर देखिए, मैं एक तो 100 जो है कि 41 नंबर का प्रश्न भी यहाँ से लिखा हूँ। तो ये आपके जो है कि पीआरटी में पूछ लिया गया था 38 नंबर का, जिसको आपने अभी देखा था। और यहाँ से देखिए मैं एरो भी बनाया हूँ और यहाँ से 141 भी लिखा हूँ। देखिए क्या इसमें कहा गया है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। आपने जो है कि 2 प्रश्नों को देख लिया। और यहाँ पर जो है कि 141 नंबर का प्रश्न यही आपने जो है कि देखा था। और एक और प्रश्न मैं नीचे दिखा देता हूँ। देखिए, इसी पेपर में टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में ही एक और प्रश्न पूछा गया था, जो कि इसी चैप्टर से है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस की विशेषता फ्रेंड्स देखिए, अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, ये जो है कि ठोस की विशेषता है। और जो है कि ठोस का निश्चित आकार होता है, ये भी जो है कि एक ठोस की विशेषता है। लेकिन आसानी से बहने की जो है कि क्षमता ये किसमें होती है? तो ये द्रव का जो है कि विशेषता है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा क्या गया था कि ठोस की विशेषता नहीं है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि ठोस की विशेषता नहीं है और ये जो है कि द्रव की विशेषता है। अब देखिए, इसी चैप्टर से इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं 134 नंबर का प्रश्न भी यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, प्रत्येक चैप्टर में जितने भी जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको मैं बुक में ही हाईलाइट करके हाईलाइटर से, और ये जो है कि आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर से संबंधित जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसी वीडियो में हम लोग उसके एमसीक्यूज को भी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और देखिए आप जो है कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और जो है कि सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, तो जो है कि हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इन सभी का आकार जो है कि निश्चित आकार होता है। किसका? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको जो कि दिखा दे रहा हूँ। देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण किसके हैं? तो ठोस के हैं, यानी कि ये ठोस के बारे में कहाँ पर कहा जा रहा है। और देखिए सभी का जो है कि एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य जो है कि संपीड्य होती है, और वह बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और बल लगाने पर जो है कि वे टूट भी जाते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। यानी कि एक इनका जो है कि ठोस का आकार निश्चित होता है। और यहाँ पर जो है कि देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या दिया गया है, इसी जो है कि पेज पर यहाँ पर देखिए द्रवों में जो है कि बहाव होता है। तो आपने जो है कि ऊपर प्रश्न देखा था, तो यहाँ से अगर आप जो है कि पढ़े रहेंगे मेन हाईलाइट जो है कि किए हुए चीज़ों को, और ख़ुद से भी आप जो है कि फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी से आप जो है कि चैप्टर वाइज डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और मैं तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो है कि पीडीएफ भी डाल दूंगा, और क्लास 10th की एनसीईआरटी के लगभग 6 या 7 चैप्टर के जो है कि पीडीएफ आपको जो है कि हम टेलीग्राम चैनल पे बाकी है उसको भी डाल देंगे। उसके लिए आप जो है कि निश्चिंत रहें। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है कि कमेंट पीडीएफ अभी नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ से देखिएगा ये प्रश्न आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए 3 प्रश्न हम जो है कि थंबनेल में लगाए थे कि इस चैप्टर से टीआरई के एग्ज़ाम में 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो है कि आपके ये टीआरई 3 में पूछे गए थे। टीआरई 1 में भी प्रश्न आए हैं, टीआरई 2 में भी प्रश्न आए हैं, और कैंसिल वाले एग्ज़ाम में भी प्रश्न आए हैं। तो देखिए टीआरई 3 का ही हमने दिखा दिया। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है कि इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करना है, एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करना है। तो हम लोग इतना प्रूफ आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप प्रूफ देखते हैं तो आपको जो है कि मनोबल क्या होता है, ऊपर जाता है कि हाँ जो है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो आएंगे भी, तो जो है कि हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं अब हम लोग उसको फैक्ट को कर लेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जो है कि जुड़े रहिएगा। और यहाँ से देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ से देखिए अंतरराष्ट्रीय जो है कि मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, 1 घन मीटर जो है कि घन होता है। ठीक है। और आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी के नीचे दी गई हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अब हम लोग देखिए पदार्थ के ये छोटे कण कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग जो है कि देखेंगे प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिएगा नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनेगा, देखिए मैं हाईलाइट यहाँ पर किया हूँ, तो देखिएगा मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रखा हूँ। देखिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के जो है कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए पदार्थ का एक गुण ये भी है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो आप जो है कि इतना याद रखिए कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यहाँ पर मैं जो है कि हाईलाइट क्या किया हूँ, तो नमक, शर्करा, डेटॉल और या पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो है कि समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय या कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यानी कि आप जो है कि इतना याद रखिए कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त जो है कि रिक्त स्थान होता है। और जो है कि ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ यहीं से मैं एमसीक्यूज भी बनाया हूँ। तो ये जो है कि आपके आधा कॉन्सेप्ट जो है कि एमसीक्यूज में क्लियर हो जाएंगे और आधा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कीजिए तो एक चैप्टर आप जो है कि आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ से देखिए, और ये भी जो है कि पदार्थ के गुण में भी है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ये है पदार्थ के गुण में। और देखिए ये इस चैप्टर से जितने इस जो है कि इस पैराग्राफ से जितना भी जो है कि फैक्ट था ये जो है कि आपको कंप्लीट हो गया। और यहाँ से देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ से देखिए पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है कि तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से
कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो जो कण होते हैं वो जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं। किसी भी पदार्थ के जो देखिए पदार्थ जो है कि कणों से मिलकर बना है और पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की जो है कि गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा और यहाँ से देखिए दो विभिन्न पदार्थों के कणों का जो है कि स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि विसरण जो है कि किसको कहते हैं। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें जो है कि यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो गर्म करने पर जो है कि विसरण तेज हो जाता है। और यहाँ से देखिए और प्रश्न बन सकता है, मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ। और पदार्थ के जो है कि गुण में देखिए पदार्थ के कण जो है कि एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो ये पदार्थ के गुण में भी है। ये जो है कि आप इसको नोट डाउन करिएगा और जो है कि यहाँ से जितने भी फैक्ट थे आपके जो है कि क्लियर हो गए होंगे। और देखिए दूसरे पेज पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए उपरोक्त क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो यहाँ से देखिएगा पदार्थ के जो है कि कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल जो है कि कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का जो है कि सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो यहीं से फिर जो है कि प्रश्न बनता है। और यहाँ से देखिए अब हमें पढ़ना क्या है, तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए पदार्थ की जो है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो है कि आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं को जो है कि पढ़ेंगे। और देखिए ठोस, तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा और ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ठोस में जो है कि ये हम प्रूफ भी दिखाए थे ऊपर इसी पेज को। अब यहाँ पे देखिए 134 नंबर का जो मैं प्रश्न ऊपर दिखाया था, देखिए उपरोक्त जो है कि सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, यानी कि ठोस के गुण में जो है कि ठोस का जो है कि आकार निश्चित होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। और वह बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है और बल लगने पर जो है कि ठोस टूट सकता है, लेकिन इनके आकार नहीं बदलते हैं, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो ये जो है कि ठोस के गुण थे। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है कि आपका ठोस खत्म हो गया। अब देखिए अब आपको जो है कि यहाँ पे द्रव अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो द्रव अवस्था के बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। देखिए फ्रेंड्स द्रव का जो है कि आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो है कि निश्चित होता है। तो ये जो है कि आप यहाँ पे देख लीजिए। और जो ठोस था उसका आकार निश्चित था और द्रव का जो है कि आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार जो है कि ले लेते हैं और द्रवों में जो है कि बहाव होता है। यहीं से ऊपर जो है कि एक ऑप्शन में दिया गया था। और इनका जो है कि आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ठीक है। तो ये द्रव के जो है कि गुण हैं। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आया है, यहाँ से प्रश्न बनेगा बिल्कुल। देखिएगा ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, यानी कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। और वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हैं। और देखिएगा जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से प्रश्न बनेगा, जलीय जंतु जो है कि जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि द्रव में ठोस और द्रव और गैसों तीनों में विसरण जो है कि संभव है। यानी कि द्रव में जो है कि ठोस और जो है कि द्रव और गैस यानी कि तीनों में जो है कि विसरण क्या है, संभव है। यहाँ पे इस निष्कर्ष तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि जो है कि ठोसों की अपेक्षा यहाँ पर द्रवों में विसरण की दर जो होती है वो अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा ये देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण जो है कि स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यही कारण है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण दर अधिक होती है। यहाँ पर देखिएगा
ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के जो है कि कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो देखिएगा ठोस में जो है कि रिक्त स्थान तो होता है और द्रव में भी होता है, ये भी क्लियर है, लेकिन ठोस में जो है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ये यहाँ पर मतलब मेरा ये था कि आप यहाँ पे समझ लें। और यहाँ से देखिए अब आपको जो है कि यहाँ से गैस के बारे में पढ़ना है, यानी कि गैस के बारे में मतलब गैसीय अवस्था। ठोस द्रव आपने पढ़ लिया और यहाँ पे गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखिए नीचे यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर देखिएगा ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में यानी कि ठोस में भी संपीड़ितता होती है, द्रव में भी संपीड़ितता होती है, लेकिन गैस में जो है कि संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। और देखिएगा हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली, देखिए यहाँ पे वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है, तो एलपीजी के नाम से इसको जानते हैं, ये भी प्रश्न बनता है बेसिक सा। और यहाँ से देखिए अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। और यहाँ पे देखिए आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, देखिए प्राकृतिक गैस सीएनजी होती है का उपयोग जो है कि होता है। और संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यही कारण है क्योंकि गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है और संपीड़ितता अधिक होने के कारण जो है कि गैस सिलेंडर के जो है कि छोटे आयतन वाले सिलेंडर में जो है कि गैसें ज़्यादा भर दी जाती हैं। तो यही कारण है क्योंकि गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है। और यहाँ से प्रश्न जो है कि बिल्कुल बनेगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्रता से होती है। यहाँ पर देखिएगा गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस जो है कि अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो ये जो है कि फैक्ट हैं आपके। और यहाँ से ये भी आपका जो है कि पेज ख़त्म होता है। और यहाँ से देखिए क्या पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन है कि क्या आप जो है कि पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। तो देखिए किस अवस्था में बदल सकते हैं, तो देखिए जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। यानी कि जल जो है, जल एक ऐसा जो है कि पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। वो अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी हैं, तो ठोस में देखिए जल जो है कि ठोस की अवस्था में रहेगा तो बर्फ़ के रूप में रहेगा। और यहाँ से जब द्रव की अवस्था में रहेगा तो जल के रूप में रहेगा। और गैस की जो है कि अवस्था में रहेगा तो जल वाष्प के रूप में रहेगा। तो ये जो है कि जल तीनों अवस्थाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से अब क्या बनेगा प्रश्न, देखिए सबसे पहले इस पेज को हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, यहाँ से देखिए जब जो ठोस होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस के तापमान को जब बढ़ाएंगे तो उसके जो है कि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि ठोस के जो है कि ठोस में जब तापमान को बढ़ाएंगे तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण जो है कि कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी जो है कि एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। तो देखिए प्रश्न बन सकता है कि गलनांक हम लोग किसे कहते हैं, तो न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर जब द्रव बन जाता है तो वह इसका क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि घेर के दिया है ब्रैकेट में, तो इसको जो है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और यहाँ से देखिए बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन, और यहाँ से देखिएगा संगलन भी कहते हैं। तो संगलन किसे कहते हैं, तो संगलन हम लोग उसको कहेंगे बर्फ़ का जो है कि गलनांक 273.15 केल्विन होता है। और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं।
तो यहाँ से देखिए प्रश्न बनेगा, और यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं हाईलाइट भी किया हूँ, देखिए यहाँ से वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे जो है कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या करने लगता है, उबलने लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए यहाँ से मैं एरो भी बनाया हूँ। देखिए, जल के लिए यह तापमान कितना होना चाहिए? तो 373 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? तो 273 प्लस 100, यहाँ पे 373 के हो जाता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपको नीचे एमसीक्यूज में क्लियर हो जाएगा कि कितना जोड़ा और कितना घटाया जाता है। तो इसको आप लोग एमसीक्यूज में नीचे अभी देखिएगा। और यहाँ पर देखिए 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन। और यहाँ पे देखिएगा डिग्री सेल्सियस में यह 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, यहाँ से देखिएगा भाप अर्थात वाष्प क्या करने पर भाप के जो है कि कणों में उतनी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो पदार्थ की अवस्था कब बदलेगी? तो गर्म करेंगे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। देखिएगा, गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, और जो पदार्थ होता है गर्म होने पर ये जो है कि ठोस से क्या हो जाते हैं? द्रव में, और द्रव से गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना और ठोस अवस्था से सीधे गैस में जो है कि बदल जाते हैं, वापस ठोस में बदल जाते हैं। तो यही प्रक्रिया फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और यहाँ से जो है कि ऊर्ध्वपातन के बारे में जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, कपूर ऐसा है जो कि फ्रेंड्स कपूर इसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना और ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कपूर उसका उदाहरण है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे जो है कि गैस अवस्था में बदल जाता है? तो वो कपूर है। और वो जो है कि ऊर्ध्वपातन का जो है कि कपूर ही उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं कपूर का जो है कि ऊर्ध्वपातन। और यहाँ से ऊर्ध्वपातन हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए यहीं से प्रश्न बना था, और मैं पहले ही इसको प्रूफ के साथ में दिखाया था। देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है? तो कपूर है। इसको आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, कपूर है। और यहाँ से देखिए, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो निक्षेपण किसे कहते हैं? गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण का एग्जाम्पल क्या है वो आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में जो है कि गूगल करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब जो है कि परिवर्तन का प्रभाव यहाँ पे देखिएगा, दाब के जो है कि बढ़ने से, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती हैं। यानी कि दाब बढ़ेगा और तापमान जब घटेगा तो गैस जो है कि द्रव में बदल जाएंगी। तो ये जो है कि पूछा जा सकता है। और क्या आपने जो है कि CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ से यही कारण है कि जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ से देखिए परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस
कहते हैं। तो यहीं से प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और यहाँ से देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। यानी कि जो है कि ये जो ठोस और द्रव और गैसें होती हैं, ये जो है कि किसके द्वारा तय की जाती हैं, तो दाब और तापमान के कारण तय की जाती हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण हम लोग किसे कहेंगे, तो यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से वाष्पीकरण देखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। एटमॉस्फेयर गैसी दाब के मापन का मात्रक है। यानी कि गैसी दाब के गैसी दाब का जो है कि मात्रक क्या है, तो गैसी दाब के मापन का जो है कि मात्रक है क्या, एटमॉस्फेयर। तो इसको आप याद रखिएगा। और दाब का जो है कि एसआई मात्रक क्या है, पास्कल होता है। और एक जो है कि एटीएम बराबर, यानी कि एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, तो 1.01 इंटू 10 पे जो है कि 5 ये होता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि यहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है कि बनेगा। देखिए, वाष्पीकरण के एग्जाम्पल क्या हैं, तो सबसे पहले वाष्पीकरण हम लोग किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, वाष्पीकरण किसे कहेंगे, तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने का कारक नहीं है। तो यहाँ से देखिए, वाष्पीकरण के प्रभावक को आप जान लीजिए। देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारण देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ना। सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सतहकरण के बारे में, तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। आपने फ्रेंड्स देखा होगा, जब आप कपड़ों को जैसे फैला देते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। जैसे आपने कोई कंबल को धोया और ऐसे ही ले जाकर, मतलब ऐसे ही ले जाकर आपने रख दिया, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। और उसको आप जो है कि चारों कोनों को फैला के अगर उसको जो आप रखेंगे धूप में, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो यही है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर ये क्या है, तो वाष्पीकरण के जो है कि कारक हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारक आप जो है कि हेडिंग डाल लीजिए और नोट डाउन करिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हेडिंग आपने डाल लिया। और पहला आप लिखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर जो है कि, और यहाँ से देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर, और यहाँ से एक और लिख लीजिए, यहाँ से तापमान में वृद्धि, तब वाष्पीकरण होगा। और यहाँ पे देखिए आर्द्रता में कमी, तो ये भी जो है कि वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक हैं। और वायु की गति में वृद्धि, ये भी जो है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारक हैं। अब यहाँ से देखिए, वाष्पीकरण के कारक शीतलता से कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो आपने जो है कि देखा होगा कि आप जो है कि कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि फ्रिज से कोई बोतल का पानी निकाला और उसको आप जो है कि टेबल पे रख दिया, उसको आप जो है कि कैप्चर किए होंगे कि बोतल के जो है कि बाहर में जो है कि कुछ बूंदें बाहर बोतल की दिखाई देती हैं। तो वही जो है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। और आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में आप जो है कि छत पर शाम को जो है कि ले जाकर पानी डाल देते हैं, तो वो जो है कि सतह जहाँ पानी आप डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो यही फ्रेंड्स वाष्पीकरण के कारण का जो है कि शीतलता कैसे होती है, वही सब उदाहरण हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना ये भी जो है कि शीतलता का उदाहरण है। देखिए, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो यही शीतलता के कारक हैं। और यहाँ से देखिएगा, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का आना, ये क्या है, तो ये शीतलता के उदाहरण हैं वाष्पीकरण के। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो द्रव देखिए सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। देखिएगा तीसरी पॉइंट, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक और गैस के कणों में सबसे कम। और यहाँ पे देखिएगा, द्रव के कणों में इन दोनों के जो है कि मध्यवर्ती
होता है, यानी कि सबसे जो है कि आकर्षण बल अधिक होता है किसमें, तो ठोस में। यहाँ पर देखिएगा, और ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि ठोस में जो है कि रिक्त स्थान होता है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रव्यों के लिए यह मध्यवर्ती होती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपने यही सीखा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है कि बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। और ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है और यहाँ से द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व स्खलित हो जाती हैं और गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, यहाँ से ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे जो है कि गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न बना था और बन भी सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी कि निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है, तो निक्षेपण प्रक्रम जैसे आपने ऊपर ऊर्ध्वपातन को देखा कि कोई ठोस जो है कि द्रव अवस्था में आए बिना जो है कि वो द्रव अवस्था में आए बिना वो जो है कि गैस अवस्था में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और उसी के नीचे क्या लिखा था, निक्षेपण किसे कहते हैं, तो गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, यानी कि गैसीय पदार्थ सीधे ठोस में आ जाएगा तो उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ से देखिए, क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं, तो ये क्वथनांक था। और यहाँ से ये चैप्टर जो है कि पूरा आपका कंप्लीट होता है। और आपके जो है कि इसी चैप्टर में ये जो है कि कुछ एसआई मात्रक दिए गए हैं, जिनको आप जो है कि देखिएगा प्रश्न बना था और बनेगा। तो यहाँ से जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको तो आपको जो है कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, तापमान का मात्रक क्या होता है, तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है और प्रतीक हमारा के होता है। और लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संहति का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक जो है कि न्यूटन और आयतन का मात्रक घन मीटर और घनत्व का मात्रक जो है कि किलोग्राम प्रति घन मीटर और दाब का मात्रक जो है कि पास्कल होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और ये जो है कि इनके प्रतीक हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 को जो है कि आप याद रखिए, क्योंकि इसलिए याद रखिए क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं वहीं से प्रश्न जो है कि बन रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका जो है कि द एंड होता है। और इस चैप्टर से संबंधित आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं, हम लोग जो है कि अब सबसे पहले इस चैप्टर से जितने एमसीक्यूज हैं अब हम लोग उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, फैक्ट आपने पढ़ लिया, थ्योरी आपने पढ़ ली, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उसको बता दिया। अब इस चैप्टर से संबंधित जो है कि जितने एमसीक्यूज हैं, मेन मतलब मुख्य जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, मैं उसका जो है कि एमसीक्यूज बनाया हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से एमसीक्यूज करते हैं हम लोग जो है कि देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने 10th की एनसीईआरटी साइंस के सभी चैप्टर को जो है कि एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं, तो वहाँ पर जो है कि प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है, सूखी बर्फ है, यानी कि सूखी बर्फ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूखी बर्फ जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी विज्ञान से जो है कि अध्याय नंबर 1 से ये प्रश्न आपके टीआरई 3 में पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, तो टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न जो है कि पीआरटी में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के अध्याय 1 से, और ये कहाँ से पूछा गया था, तो ये जो है कि आप इस पूरा जो है कि पेज को देखिए। पहला आपका 9th का जो है कि साइंस का चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और चैप्टर नंबर 2 क्या है, हमारे आसपास के जो है कि शुद्ध पदार्थ, और तीसरा चैप्टर है हमारा परमाणु तथा अणु। तो ये आपका पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर के एमसीक्यूज को जैसे ही हमने जो है कि स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो है कि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है,
जो कि आपके TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए 9th की NCERT विज्ञान अध्याय 1 के जो है कि ये चैप्टर से ये प्रश्न जो है कि आपके TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 जो मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन वाला पेपर होता है उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो है कि सभी क्वेश्चंस पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ अपलोडेड हैं, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से ठोस की विशेषता नहीं है। तो देखिए ठोस की विशेषता ये होती है कि इनका आकार निश्चित होता है, ये भी सही है, और अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, ये भी जो है कि सही है। लेकिन ठोस की विशेषता ये बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से बहने की क्षमता ठोस में नहीं होती है, ठीक है। तो यही जो है कि पूछा गया था कि ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आप देखिए 9th की NCERT साइंस के जो है कि कहाँ से पूछा गया है। तो ये देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्य होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का जो है कि आंसर मिल गया, जो कि आपके 9th की NCERT विज्ञान के पहले चैप्टर से था, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और चूंकि ये भी आपके जो है कि 6 to 8 वाले में जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम मैथ और साइंस वाले में ही पूछा गया था। किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स परिभाषा ही पूछ लिया गया था, जिसको जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए ये आपके जो है कि चैप्टर 1 से ही पूछा गया था, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं एक ही जगह से ये आपके PRT में उठा लिया गया, और ये जो है कि आपके 6 to 8 में जो है कि उठा लिया गया, ठीक है। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आपके जो है कि देखिए BPSC चूँकि फैक्चुअल प्रश्न पूछती है, तो आपको जो है कि लाइन बाय लाइन जो है कि पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 10th की जियोग्राफी और 9th की साइंस और 10th की जो है कि साइंस सभी हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी शेष हैं जो कि थ्योरी अभी बाकी है, तो उनको जो है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग MCQs को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये प्रश्न बना था, और यहाँ पर देखिए आपके जो है कि अब हम लोग इतने प्रश्न आपके जो है कि पहले चैप्टर से बने थे। जैसे जैसे चैप्टर 2 आएगा वैसे आपको प्रश्न मिलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 से कितने प्रश्न आए थे और चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कि एक तरफ से चैप्टर 1 के MCQs को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील होते हैं तो उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। देखिए ये आपके जो है कि NCERT में बिल्कुल दिया गया है। चूँकि फ्रेंड्स मैं यहीं से जो है कि MCQs बनाता हूँ, इसलिए कि देखिए BPSC आपके जो है कि लाइन बाय लाइन प्रश्न यहाँ से उठा रही है, ठीक है। तो ये जो है कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है। और देखिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और देखिए कमेंट करते हैं तो हमें भी जो है कि मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ, और जब आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मुझे भी जो है कि और जो है कि अच्छे मटेरियल परोसने की हमें भी इच्छा होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा होती है, और यहाँ पे देखिए तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है कि तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। चूँकि फ्रेंड्स MCQs के बाद मैं जो है कि सभी सब्जेक्ट NCERT के आपके चैप्टर वाइज में फैक्ट बिल्कुल हाइलाइटर से हाईलाइट करके ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए चैनल से बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
नमक, चीनी व पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण जो है कि क्या है। तो देखिए नमक, चीनी व पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में विस्तृत हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है फ्रेंड्स यहाँ पे कणों के बीच रिक्त स्थान होने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए मैं यहीं से जो है कि आपका उठाया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का होता है, ठीक है। तो नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, तो यही जो है कि और पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो यहीं से बिल्कुल आपका जो है कि प्रश्न मैं जो है कि बनाया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जिसको जो है कि आप जो है कि नोट डाउन भी करते जाएंगे, ठीक है। देखिए चूंकि फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी अगर ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है, यानी कि वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 7 नंबर की तरफ बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया था। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिसमें वे वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। और वायु यहाँ पे देखिए आर्द्रता में कमी, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। और ये चूंकि मैं यहाँ से प्रश्न बनाया था तो यहाँ से बिल्कुल देखिए मैं एरो भी यहाँ पे बनाया हूँ। तो देखिए वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो यहीं से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ये जो है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के जो है कि प्रश्न की तरफ। और देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा, यानी कि अगर सतही क्षेत्र को जो है कि बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सतह क्षेत्र अगर जो है कि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा जो है कि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं चूँकि हाईलाइटेड भी कर रखा हूँ। और यहाँ से देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तो चूंकि आपने देखा होगा और ये जो है कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए सतही क्षेत्र का मतलब कोई भी चीज़ें अगर फैला दिया, चूँकि जैसे आप देखिए कोई भी अगर आप कपड़े धोते हैं, अगर उनको फैला देते हैं बढ़िया तरीके से तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, यानी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को जो है कि अगर कोई भी अगर मात्रा दी गई हो सेल्सियस में और उसको केल्विन में बदलना हो तो उसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग 273 जो है कि जोड़ देंगे, ठीक है। 273 जोड़ देंगे। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 100 में क्या किया गया है, 273 जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे 373 जो है कि केल्विन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जो है कि सेल्सियस में दिया गया है कोई मान और केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर जो है कि केल्विन में दिया गया हो और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें -273 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 273 + 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, ठीक है। तो 373 केल्विन हो गया है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर
भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है? तो ये जो है कि होती है फ्रेंड्स अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी बहुत ही गहराई से पूछती है, तो आपको ये सारी लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप एमसीक्यूज में अगर पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके टीआरई 1 में भी बना है, टीआरई 2 में भी बना है और टीआरई 3 में भी बना है। और टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि टीआरई के आपके 4 एग्ज़ाम टोटल हुए थे और चारों में जो है कि एनसीईआरटी से भर भर के प्रश्न जो है कि आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, और कण यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से अगर आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, और यहाँ से देखिए तापमान पर भाप तथा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया था। और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग जो है कि कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर संलग्न की प्रसुस्त ऊष्मा, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिएगा मैंने एरो बनाया है आपके जो है कि सुविधा के लिए, और हाईलाइट भी कर दिया है उस चीज़ को जो कि आप नोट डाउन कर सकें। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुस्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? यानी कि जब ठोस जो गलता है तो उसके जो है कि तापमान जो है कि उस प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो उसमें जो है कि तापमान समान रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है? किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को जो है कि हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से संलग्न किसे कहते हैं? यानी कि संलग्न आपने ऊपर देखा था, पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए संलग्न हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिएगा संलग्न हम लोग संलग्न उसे कहेंगे जिसमें जो है कि फ्रेंड्स आपके ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा, उसे जो है कि हम लोग संलग्न कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 15 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि ध्यान दिए होंगे यहाँ पे ये मैंने ऊपर भी बताया था संलग्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 15 नंबर के प्रश्न को, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाते हैं? यानी कि तापमान बढ़ने पर बर्फ जो है कि पिघलकर द्रव या जल में बदल जाता है किस वजह से, ठीक है। तो यह इसका वजह है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा और उसमें जो है कि बर्फ पिघलकर द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और बिल्कुल आप यहाँ पे जो है कि देख पा रहे होंगे जब द्रव ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस यहाँ पे देखिए जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे जो है कि गलनांक कहते हैं। तो देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई
के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो गति करने लगते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न मैं बनाया था, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल जो मैं चीज़ें आपको ऊपर बताया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें जो है कि 273 घटाया जाएगा, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो है कि तापमान में जो है कि 273 हमें जोड़ना होगा। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता दिया था। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सीएनजी का पूरा रूप क्या है, यानी कि सीएनजी का पूरा नाम या पूरा रूप क्या है। तो देखिए ये सीएनजी जो है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मैं नीचे दिखाऊंगा। और एलपीजी का जो है कि पूरा रूप क्या है, तो एलपीजी का जो है कि पूरा रूप द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपके जो है कि यहीं से बने थे। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आजकल के वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बने थे, और जिसको जो है कि आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए जलचर प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है इससे जो है कि जलचर जो प्राणी होते हैं वो श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। तो एक ही लाइन में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आसान है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें ये भी हमें जो है कि जोड़ना जरूरी था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सिलेंडर में जो है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और जो है कि बी। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिए कि सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी कि वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता के उदाहरण ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये भी जो है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता के एक उदाहरण है। और बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना, ये भी जो है कि आपका जो है कि ये भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, जिसका एक मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये एक उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण है, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें का नजर आना, ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक फ्रेंड्स पास्कल होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है कि आपके राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी अगर दिया है तो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रिक किया हूँ, दाब का जो है कि मात्रक पास्कल होता है, और घनत्व का जो है कि मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का जो है कि मात्रक होता है घन मीटर, और भार का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, और संहति का मात्रक जो है कि किलोग्राम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और तापमान का जो है कि मात्रक से केल्विन होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है तो पूछ सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स